नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल को समझने की कोशिश करेंगे जो शायद हर किसी के मन में कभी न कभी आता है। अगर अपना बैंक अचानक बंद हो जाए तो हमारे पैसों का क्या होगा? ये एक ऐसा डर है जो हम सबसे जुड़ा हुआ है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचिए, आप सुबह उठते हैं और अखबार में ये हेडलाइन पढ़ते हैं, न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के जमाकर्ता अपनी जमा राशि नहीं निकाल सकते। एक पल के लिए सोचकर देखिए, ये पढ़कर कैसा महसूस होगा। दिल बैठ जाता है ना? और यही आज के हमारे विश्लेषण का सबसे बड़ा सवाल है। जब बैंक के दरवाजे अचानक बंद हो जाते हैं तो होता क्या है? ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये हम सबके मन में छिपा एक बहुत बड़ा डर है। तो आइए इस डर के पीछे के कारण और इसके समाधान दोनों को समझते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि कोई बैंक फेल होता ही क्यों है। देखिए, ये जानना बहुत जरूरी है कि ये कोई अचानक होने वाली घटना नहीं होती, बल्कि ये एक लंबी कहानी का, कह सकते हैं कि आखिरी चैप्टर होता है। जैसा कि इस तस्वीर में दिख रहा है, बैंक का बंद होना तो बस वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, यानी हिमखंड का वो हिस्सा जो पानी के ऊपर दिखता है। असली और बड़ी समस्या तो पानी के नीचे छिपी होती है। और अक्सर ये समस्या होती है कॉर्पोरेट फ्रॉड की, जो धीरे धीरे दीमक की तरह बैंक की नींव को खोखला कर देती है। तो फिर ये कॉर्पोरेट फ्रॉड आखिर है क्या? ये एक ऐसा शब्द है जिसे हम अक्सर सुनते तो हैं, पर इसका असली मतलब क्या है और ये काम कैसे करता है? अगर बिल्कुल सीधे सादे शब्दों में कहूं तो कॉर्पोरेट फ्रॉड जानबूझकर किया गया एक धोखा है। इसका मकसद सिर्फ एक होता है, किसी और के नुकसान पर अपना फायदा करना। इसके दो मुख्य पहलू हैं। पहला, धोखा देना, और दूसरा, उस धोखे से किसी को फाइनेंशियल नुकसान पहुंचाना। ये स्लाइड हमें धोखाधड़ी के पीछे की साइकोलॉजी को समझने में मदद करती है, जिसे फ्रॉड ट्रायंगल कहते हैं। सोचिए, फ्रॉड करने के लिए तीन चीजों का एक साथ होना बहुत जरूरी है। पहला है प्रेशर, मतलब कोई दबाव, जैसे कि किसी भी हाल में प्रॉफिट का टारगेट पूरा करना ही करना है। दूसरा है अपॉर्चुनिटी, यानी मौका, जब कंपनी के नियम कानून कमजोर हों और धोखा देना आसान हो। और तीसरा है रैशनलाइजेशन, जब धोखा देने वाला अपने मन में यह कहकर खुद को सही ठहराता है कि अरे मैं तो ये सब कंपनी की भलाई के लिए ही कर रहा हूं। तो ये धोखाधड़ी असल में दिखती कैसी है? ये तो या तो सीधे सीधे कैश चुराने जैसा हो सकता है, या फिर ये और भी चालाकी से किया जा सकता है, जैसे कागजों पर खर्चों को कम दिखाना और इनकम को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना, ताकि ऐसा लगे कि कंपनी बहुत ज्यादा मुनाफे में है। कुछ मामलों में तो ऐसी इन्वेंट्री भी दिखा दी जाती है जो असल में गोदाम में है ही नहीं। जब इतनी जटिल धोखाधड़ी होती है तो उसे उजागर करने के लिए कुछ खास एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है। इन्हें हम फाइनेंशियल डिटेक्टिव या वित्तीय जासूस भी कह सकते हैं। इनका जो ऑफिशियल नाम है वो है फॉरेंसिक ऑडिटर। तो एक नॉर्मल ऑडिटर और एक फोरेंसिक ऑडिटर में फर्क क्या है? इसको ऐसे समझिए, एक नॉर्मल फाइनेंशियल ऑडिट एक डॉक्टर के रूटीन चेकअप जैसा है, जो ये देखता है कि सब ठीक ठाक है या नहीं। लेकिन फोरेंसिक ऑडिट एक जासूस की इन्वेस्टिगेशन जैसा है, जो तब शुरू होती है जब किसी जुर्म का शक हो। इसका मकसद सिर्फ गलती ढूंढना नहीं, बल्कि कोर्ट में पेश करने के लिए सबूत इकट्ठा करना होता है। और ये वेन डायग्राम बिल्कुल यही बात दिखा रहा है। जहां एक नॉर्मल ऑडिटर का काम खत्म होता है ठीक वहीं से एक फोरेंसिक ऑडिटर का काम शुरू होता है। यानी ऑडिटर अब एक जासूस की भूमिका में आ जाता है। एक फोरेंसिक जांच बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से होती है। ये किसी शिकायत या शक की एक छोटी सी चिंगारी से शुरू होती है। फिर आरोपों की गंभीरता को परखा जाता है और कंपनी के अंदर ही सारे डॉक्यूमेंट्स और कंप्यूटर डेटा की छानबीन शुरू की जाती है। जब अंदर की जांच पूरी हो जाती है तो ये इन्वेस्टिगेशन बाहर की दुनिया तक जाती है। गवाहों से पूछताछ होती है, पैसों के लेन देन के सबूत खोजे जाते हैं और आखिर में जो मुख्य संदिग्ध होता है उससे सवाल जवाब किए जाते हैं। ये पूरी प्रक्रिया एक बहुत डिटेल रिपोर्ट के साथ खत्म होती है, जो कोर्ट में एक मजबूत सबूत बनती है। तो ये जो वित्तीय जासूस हैं वो किन चीज़ों पर नज़र रखते हैं? वे रेड फ्लैग्स यानी खतरे के संकेतों को ढूंढते हैं। जैसे अगर मैनेजमेंट ऑडिटर्स से जानकारी छिपा रहा हो, या फिर कंपनी के सारे बड़े फैसले सिर्फ एक ही इंसान ले रहा हो, या मान लीजिए कंपनी में अचानक कैश की कमी हो जाए। ये सभी संकेत किसी बहुत बड़ी गड़बड़ी की तरफ इशारा कर सकते हैं। चलिए अब उस सवाल पर आते हैं जो हम सबके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। इन सब फ्रॉड और बैंक के डूबने की कहानियों के बीच हमारी मेहनत की कमाई का क्या? क्या हमारे लिए कोई सेफ्टी नेट, कोई सुरक्षा कवच है? तो सवाल यह है कि क्या बैंक में रखा हुआ पैसा वाकई सुरक्षित है? ये एक सीधा सवाल है और इसका जवाब हर किसी को पता होना चाहिए।
और जवाब है हाँ, आपका पैसा एक सीमा तक पूरी तरह सुरक्षित है, और वो सीमा है ये जादुई आंकड़ा 5 लाख रुपए। ये सुरक्षा हमें DICGC यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन से मिलती है, जो हर बैंक में हर जमाकर्ता के 5 लाख रुपए तक की जमा राशि पर बीमा देती है। DICGC असल में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ही एक सब्सिडियरी कंपनी है। इसका काम सिर्फ एक है, अगर कोई बैंक डूब जाता है तो ये पक्का करना कि जमाकर्ताओं को उनका पैसा यानी कि 5 लाख रुपए तक वापस मिल जाए। ये काम कैसे करता है, इसे इस उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए श्री पंडित का एक पर्सनल अकाउंट है जिसमें 5,19,000 रुपए हैं। अगर बैंक डूबता है तो उन्हें 5 लाख रुपए वापस मिलेंगे। अब अगर उनका एक और अकाउंट है लेकिन एक फर्म के पार्टनर के तौर पर, तो उस अकाउंट पर भी उन्हें अलग से 5 लाख तक का बीमा मिलेगा। यही बात जॉइंट अकाउंट या किसी बच्चे के नाम पर खोले गए अकाउंट पर भी लागू होती है। तो याद रखने वाली बात यह है, ये बीमा हर व्यक्ति के लिए हर बैंक में अलग अलग तरह के मालिकाना हक वाले खातों पर अलग अलग लागू होता है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? चलिए उन खास बातों पर एक नजर डालते हैं जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। पहली बात, बैंक का डूबना अक्सर अंदर चल रही कॉरपोरेट धोखाधड़ी का ही नतीजा होता है। दूसरी, फोरेंसिक ऑडिटर वो वित्तीय जासूस हैं जो इस धोखाधड़ी का पर्दाफाश करते हैं। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, DICGC आपके 5 लाख रुपए तक के जमा को सुरक्षा देता है, चाहे वो सेविंग्स अकाउंट हो, फिक्स डिपॉजिट हो या करंट अकाउंट। और हाँ, अलग अलग तरह के खातों पर अलग अलग बीमा मिलता है। और आखिर में मैं एक सवाल के साथ आपको छोड़े जा रहा हूं। जैसे जैसे हमारी फाइनेंशियल दुनिया और भी डिजिटल और कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, हम धोखाधड़ी को रोकने के लिए कड़े नियम बनाने और बैंकिंग में नए आइडियाज और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के बीच एक सही बैलेंस कैसे बना सकते हैं, ये आने वाले वक्त की सबसे बड़ी चुनौती होगी। इस पर जरूर सोचिएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।